नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल रुकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अब बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट चौधरी के रूप में हुई। आपको बता दें कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं की हत्या और हमलों को लेकर भारत के भारी दबाव में आ गई है। भारत सरकार ने ढाका में हिंदू युवक की हत्या किए जाने और कई हिंदू घरों में आग लगाए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए यूनुस सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं देश भर के हिंदू संगठन यूनुस सरकार के खिलाफ भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे अंतरिम सरकार दबाव में है। अब बांग्लादेश पुलिस ने दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव के पास एक हिंदू स्वामित्व वाले घर में आग लगाने वाले हमलावरों की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की है। यानी कि जब चारों तरफ से बांग्लादेश घिरता हुआ नजर आया, भारत की तरफ से जब दबाव बनाया गया, सख्त रुख अपनाया गया, इसके बाद बांग्लादेश ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, इनाम की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये कि क्या इनाम घोषणा प्रभावी होगा? क्या इससे जो कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं, क्या वो काबू में आ पाएंगे? सवाल ये भी कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी आखिर कट्टरपंथी बेलगाम बांग्लादेश में क्यों है? आखिर कार्रवाई सख्त तौर पर क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों क्रूरता हिंदुओं पर बढ़ती जा रही है? तो हिंदुओं पर क्रूरता में के बाद अब दबाव में यूनुस सरकार है। अब हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर भारत ने क्या सख्त रुख अपनाया है। देखिए, बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं। बांग्लादेश में हमलावरों ने हिंदू परिवारों के घर को जलाया। इसके साथ ही दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या भी कर दी गई है। 18 को पहले दीपू चंद और इसके बाद 24 को अमृत मंडल की हत्या। अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। देश भर के हिंदू संगठन यूनुस सरकार के खिलाफ भारत में भी अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने यूनुस सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत सरकार ने कहा कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूनुस सरकार हिंदुओं की हत्या के मामले में अब भारत के भारी दबाव में आ गई है। इसके साथ ही यूनुस सरकार ने जिस तरीके से अब हिंदुओं के हमलावरों की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा की है, ऐसे में अपराधियों की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा, ये कहा गया है यूनुस सरकार की तरफ से। यानी कि अब जो यहां पर कदम उठाया गया है बांग्लादेश की तरफ से, क्या वाकई में ये प्रभावी होगा? क्या इसका असर होगा? ये जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर जनरल जेके बंसल सर। भारत ने दबाव बनाया, भारत का सख्त रुख अब जब सामने आया, तो ये जो इनाम की घोषणा की गई है, क्या वाकई में लग रहा है ये प्रभावी होगा बांग्लादेश में? नमस्कार। देखिए, इनसे कोई प्रभावी नहीं होगा क्योंकि अभी जो कट्टरपंथी हैं वो यूनुस के कंट्रोल से बाहर हैं। उनके जी। मिनिस्टरों ने जो है वो जितने भी एडवाइजर हैं उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि चारों तरफ से जब घिरा पाकिस्तान बांग्लादेश, तो जिसमें यूएन ने भी लेटर लिखा था और भारत की तरफ से भी इसका काफी विरोध जताया गया, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की है। अब वो कितनी सफल होती है, क्योंकि यूनुस का पहले से ही कट्टरवादियों को समर्थन रहा है और वो जी। कट्टरवादियों को खुश करने के लिए इस तरह के एक्शन लेता रहता है। तो इसलिए ये सब दिखावा है। लेकिन इतनी बात देखिए, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर हिंदुओं के अगेंस्ट में पहले से ही जो है वो अत्याचार होते रहे हैं और हिंदुओं की जो वहाँ पे संख्या भी बहुत घटी है। अगर आप इसके बैकग्राउंड या हिस्ट्री में जाएं, 1947 में जब ये देश का बंटवारा हुआ तो उस जी। समय जो एक रविंद्रनाथ मंडल थे, उन्होंने योगेंद्रनाथ मंडल ने जो जितने भी जो दलित लोग थे उनको खासकर कहा कि आपको यहाँ न्याय मिलेगा और ये मुस्लिम हमारे साथ न्याय करेंगे। और ये करते हुए उन्होंने एनकरेज किया कि जो दलित भारत आना चाहते थे उनको रोक दिया, पाकिस्तान के वेस्ट पार्ट में भी और ईस्ट में भी। और उसका नतीजा ये हुआ कि संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है और उनके ऊपर अत्याचार और प्रोसिक्यूशन होता रहा। और होने के बाद में उस समय जो जो योगेंद्र नाथ मंडल थे उनको वहाँ पे एक लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। और जब वो कुछ कर नहीं पाए तो 1950 में वो
जो पाकिस्तान को छोड़ के आ गए और इन लोगों को मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो एक सतत प्रयास है, चाहे आप बांग्लादेश ले लो या पाकिस्तान ले लो, तो वहां जी। पर ये हिंदुओं के साथ में जो जुर्म होते हैं और जो उनको खत्म किया जाता है वो चलता रहता है। और उनकी ज्यादातर इनके जो जो एक भारत के हिंदुओं के अगेंस्ट में जो इनकी एक नीति है या जो इनकी एक कट्टरवादिता है वो बहुत खतरनाक है। और लेकिन खतरनाक का, सर और वो इसको इस तरह बांग्लादेश से भी में पहले हिंदुओं को लेकर ऐसी तस्वीर नहीं आती थी। सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और अभी 4-5 दिनों से तो हम देख ही रहे हैं कि स्थिति बहुत ही ज्यादा वहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरी क्यों बैठी है? आखिर कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? किस बात का डर है यूनुस को? जी देखिए, यूनुस में जो है वो जमात इस्लाम के जो कंट्रोल में है और उनको खुश करने के लिए वो सत्ता में इसी वजह से आया था। और जमात इस्लाम का पहले से ही हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है। वो तो वहां पर शरिया कानून चाहते हैं। तो इन बातों को देखते जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ था और जब तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, उस समय भी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई, जी। माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। तो उस समय भी ये हुआ। फिर कुछ दिन के लिए थोड़ा सा शांति रही। शांति के बाद अब जैसे इलेक्शन पास आते जा रहे हैं, हर एक आदमी जो वहाँ पे खास करके हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर के अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहता है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ हो रहा है। और जो ये कहा है कि हम इनाम देंगे, और इनाम क्या, आपको पता नहीं है कि कौन लोग हैं वो जो हिंदुओं के अगेंस्ट में अत्याचार कर रहे हैं? उनको बिल्कुल पता है, इनाम की कोई बात ही नहीं आती है। अब जब प्रेशर पड़ा, चाहे हिंदुस्तान का भी पड़ा और इंटरनेशनल बिल्कुल। प्रेशर भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो फैमिली है, जो दास की, उसको उसका पालन पोषण करेंगे, उनकी वाइफ का, बच्चों का और वृद्ध माता पिता का जो गवर्नमेंट पालन पोषण करेगी या उनको सहयोग देगी। अब ऐसी बातें करने लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी वहां पर हिंसा जो है अगेंस्ट थम नहीं रही। जब तक वो पॉलिटिकल लेवल पर और इनका नजरिया और जो एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं होगा। हालांकि जो अभी आए हैं तारिक रहमान, इन्होंने ये एक वक्तव्य दिया है अपनी, जो लंदन से लौट कर आए हैं, कि वो सबको साथ में लेके चलेंगे, माइनॉरिटी का भी ख्याल करेंगे। अब ये देखने की बात है। और इसमें ही जो है वो बांग्लादेश का भला है। बांग्लादेश का भला इसलिए है कि उनका हालात खराब होते जा रहे हैं। वो भारत से भी अब चावल मांग कर रहे हैं कि हमको सस्ता चावल मिलता था। जब उनको भूखों मरने की हालात आ गई, क्योंकि जो चीन से या कहीं से उनको कोई मदद आ नहीं रही है, और जो भारत का चावल सीधा इनके पास बड़े सस्ते रेट में जाता था, फिर वो सऊदी अरबिया में गया और सऊदी अरबिया से फिर बांग्लादेश में आ रहा, तो उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। वहाँ इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि अभी जो वहाँ की जनता भूखी मर रही है। और वो प्रेशर है बहुत, जो यूनुस के ऊपर भी कट्टरवादी भी प्रेशर डाल रहे हैं, स्टूडेंट भी प्रेशर डाल रहे हैं, जनता भी प्रेशर डाल रही है। तो अभी देखना ये है कि ये जो अभी आए हैं रहमान, जो उसके बेटे हैं खालिदा जिया के, जी। वो कितना उनको समर्थन मिलता है। और उम्मीद यही लगाई जाती है, हो सकता है ये पॉलिटिकल सर्किल में आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और देखिए सर, खबर तो ये भी सामने आई कि तारिक रहमान की जब वापसी हुई है, कट्टरपंथी और भी ज्यादा वहां पर तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आए। कल रात की भी तस्वीर सामने आई थी। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ करोड़ी सर भी जुड़े हुए हैं। सर, तारिक रहमान का जिक्र अब हो रहा है वहां पर, तो क्या माना जाए, क्या वाकई में उनके आने से स्थिति में सुधार होगा? क्योंकि कल हमने जो तस्वीर वहां पर देखी कि विरोध जताया जा रहा है, कट्टरपंथी लगातार वहां पर एक बार फिर से तांडव मचाते हुए नजर आ रहे हैं तारिक रहमान की वापसी के बाद। देखिए पुनीता, स्थिति में बदलाव आएगा, सुधार कितना होगा ये कहना मुश्किल है। बदलाव किस रूप में आएगा? बांग्लादेश की स्थिति को जिस तरीके से मैं समझता हूँ, वहाँ दो तरह के समूह अंग्रेजों के जमाने से रहे हैं। एक बंगाली संस्कृति पर आधारित है जो बहुत मजबूत है, जड़ें बहुत मजबूत हैं। एक इस्लाम पसंद शक्तियां हैं। 1947 में जो इस्लाम वाली शक्तियां थी वो जीत गई, और जो बंगाली तहजीब वाली शक्तियां थी उनको दबा दिया गया। 71 में तहजीब वाली शक्तियां हैं फिर हावी हो गई, और बांग्लादेश का राष्ट्रवाद बंगाली संस्कृति पर आधारित हो गया। तो इस्लाम पसंद शक्तियां थी वो ज्यादा हावी नहीं हो पाई। लेकिन अब की स्थिति है, हसीना के विरुद्ध आंदोलन चला, उसमें हसीना का विरोध करने वाली केवल इस्लाम पसंद शक्तियां नहीं थी,
उसमें बंगाली तहजीब पसंद शक्तियां भी हसीना के विरोध में थी। तो हसीना के 16 साल का जिस तरह का शासन था, जिस तरह की नीतियां थी, उनके विरोध में अलग अलग विचारों के समूह इकट्ठे हो गए। इकट्ठे तो हो गए, लेकिन वो हसीना को डिस्प्लेस नहीं कर सकते थे, आंदोलन नहीं चला सकते थे। इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को आगे किया। बीएनपी, जमाते इस्लामी और छोटे छोटे ग्रुप हैं। बांग्लादेश में केवल 2 या 3 पार्टियां ही नहीं है, बहुत बड़े ग्रुप, 40 से ऊपर ग्रुप हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को आगे किया, और स्टूडेंट्स आसानी से आगे इसलिए हो गए कि ढाका यूनिवर्सिटी है वो अंग्रेजों के जमाने से आंदोलन का केंद्र रहा है। भारत का कोई विश्वविद्यालय इस तरह के आंदोलन का केंद्र नहीं रहा है, शुरू से रहा है ढाका यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स आगे हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगी इन राजनीतिक दलों से हसीना को हटाने के बाद। इसलिए उन्होंने एक अलग से राजनीतिक दल बनाया। एक तो नेशनल सिटीजन्स पार्टी, और छोटे और ग्रुप भी उन स्टूडेंट्स के हैं, वो अलग अलग हो गए। क्योंकि स्टूडेंट्स सत्ता तो बदल सकते हैं, जैसे नेपाल में भी बदली, बांग्लादेश में भी बदली, लेकिन सत्ता चलाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनमें राजनीतिक मेच्योरिटी भी नहीं होती है और राजनीतिक चतुराई भी नहीं होती है। इसलिए अल्टीमेटली जो स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है वही चला सकते हैं। तो ऐसे समय में यूनुस को बनाया गया। तो यूनुस की सरकार है वो कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली सरकार नहीं है, एक तरह की अंतरिम सरकार है। चुनाव हो जाए, सरकार आ जाए, वो अपने घर बैठ जाए, इस तरह का है। तो यूनुस के नियंत्रण में सरकार नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यूनुस पूरी तरह से इस्लाम पसंद शक्तियों के बंधन में है या उनको कठपुतली बना रखा है। हाँ, लेकिन उनके लिए चलाना जरूर मुश्किल है, क्योंकि मिलिट्री में भी थोड़े डिवीजन है। एक तरफ इस्लाम पसंद शक्तियां हैं, दूसरी बंगाली संस्कृति वाली ये चाहती हैं कि चुनाव हो, प्रजातंत्र बहाल हो। तो ऐसे माहौल में जो जमाते इस्लामी वाले हैं, उनका मेरे ख्याल से असेसमेंट ये है कि वो जीत नहीं सकते आज के चुनाव में, जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि बांग्लादेश को एक हिंसा के दौर में धकेल दिया जाए, जिससे चुनाव पोस्टपोन्ड हो जाए। और अगर हिंसा के दौर में धकेलेंगे तो माइनॉरिटीज पे भी अत्याचार होंगे, तो भारत जैसा देश ज्यादा अपनी रुचि दिखाएगा। तो हम कहेंगे कि देखिए, भारत जैसा देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो वो उस तरीके से अपना पॉलिटिकल वेटेज बढ़ाना चाहते हैं जमाते इस्लामी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके तारिक रहमान है, वो इस तरह के इस्लाम पसंद वाले नहीं है। इतने अगेंस्ट में भी नहीं है, लेकिन इतने इस्लाम पसंद भी नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी की सरकार रही, वो इस्लामिक तो बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान को स्पेस नहीं दिया, पाकिस्तान को बहुत से मामलों में इंटरफेरेंस के लिए अलाउ नहीं किया। तो बीएनपी का दृष्टिकोण है, विचार है, विचारधारा वो बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है कि अगर फरवरी में चुनाव होते हैं तो बीएनपी सरकार बना लेगी, अकेली नहीं तो दूसरे समूह से मिलकर गठबंधन के साथ। और उसके बाद मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज की केयर भी होगी, भारत से रिश्ते भी सुधरेंगे, क्योंकि बीएनपी जानती है कि बांग्लादेश की भारत पे डिपेंडेंस बहुत है, केवल ज्योग्राफिकली भारत से घिरा हुआ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन निर्भरता बहुत है। तो मुझे लगता है कि अभी जो भारत सरकार का दृष्टिकोण है वो कंटिन्यूसली एंगेज रह के, और बांग्लादेश की यूनुस सरकार को ये कहना कि अत्याचार नहीं हो, आप हिंसा की तरफ मत जाइए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए और जनता की सरकार को सत्ता ट्रांसफर करिए, ये ठीक है। लेकिन भारत के जनमानस का उद्वेलित होना भी जरूरी है। वो भी भारत सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं पे या माइनॉरिटीज पे, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, उन पे अत्याचार होता है तो भारत की जनता शांत नहीं बैठ सकती, उनका भी अपना सरोकार है। तो लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जो आप जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि सर यूनुस जो है, यूनुस सरकार जो है तमाम चीजों को लेकर ध्यान दे रही है। और जैसा आपने कहा कि पूरा फोकस ये है कि चुनाव को पोस्टपोन किया जाए, और यही वजह है कि वहां पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अब मेजर जनरल जेके बंसल सर, जो अभी स्थिति है बांग्लादेश में, उसे आखिर कैसे सुधारा जाए? तत्कालीन और दीर्घकालीन अगर हम कदम की बात करते हैं तो क्या हो सकते हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले माहौल को भी तो सुरक्षित करना होगा ना। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा ये, और इसके पीछे एक बात यह भी है कि भारत चाहता है एक स्थिर और शांत अपने पड़ोसी, जिसमें बांग्लादेश भी एक है। तो अभी जो कुछ उम्मीद की किरण जगी है वो ये है कि जो तारिक रहमान आए हैं
वो अपने कंट्री को चलाने के लिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे। जहाँ तक रहा यूनुस का सवाल, तो वो एक अपना उनका कोई मत नहीं है, वो भारी शक्तियों के भी हाथों में खेलते रहे। उसमें अमेरिका ले लीजिए या चाइना ले लीजिए, चाइना में जाके ये कहते हैं कि जो भारत के 6 देश हैं वो लैंड लॉक हैं, इस तरह के जो बयान देते हैं। तो और इनका जो नज़दीकी रिश्ता रहा है पाकिस्तान के साथ, नज़दीकियां बढ़ी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनके कट्टरवादी विचारधारा है। और इस जो जैसा माना जाता है, जो इनको पीस प्राइज वगैरह मिला है, वो सब अमेरिका की मेहरबानी से मिला है। तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया है या इनको पीस प्राइज का कोई औचित्य भी नहीं है। तो इन बातों को देखते हुए कुछ उम्मीद, अभी जो भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में था और अपने संबंधों को एक नॉर्मल उस पर रखा हुआ था, तो उसका कारण यही था कि वहाँ पे एक चुनाव हो और चुनाव होने के बाद में एक लोकतांत्रिक वहाँ की सरकार आए, जिससे कि अभी जो हालांकि जो बीएनपी है वो कभी भारत के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं रखे हैं बीएनपी ने, लेकिन बीएनपी इस बात को जानती है जब वो सत्ता में आएगी तो वो उतनी कट्टरवादिता या ऐसा नहीं करेगी जो यूनिस कर रहे हैं, या जो जो है जो जमात इस्लाम करेगा। तो इनको ये देखना है अपने देश को चलाने के लिए भारत की बहुत जरूरत है। खास करके इनका मेडिकल सिस्टम या जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी भारत में बड़े चीप सस्ते दरों पर एक बेहतर वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल जाती है, जो पहले इनका यहाँ पे आता जाना था। अगर आप ये कहीं और भेजें, क्या पाकिस्तान इनको ऐसी सुविधा दे सकता है, या क्या इनके जो जनता है वो जाकर के अमेरिका में कोई ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती हैं, सिंगापुर में कर सकती हैं? तो इन बातों को देखते हुए अपने देश को चलाने के लिए एक मैच्योर नेता का काम होता है कि वो देश को चलाए, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। अभी जो यूनुस को भी ये नजर आने लगा, अगर चावल भारत से नहीं आया तो वो क्या करेंगे, अपनी जनता को क्या जवाब देंगे? तो इन सब बातों को देखते हैं पॉलिटिकल्स, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको देश चलाना होता है, वो सब बातों का समावेश करना पड़ता है। वो सिर्फ एक इमोशन और धर्म के आधार पर ये नहीं चल सकते। तो उनको ये पता है कि हिंदुस्तान के बिना जो है बांग्लादेश का अस्तित्व या बांग्लादेश को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए नहीं, लेकिन सर बिजली यहाँ से जाती क्योंकि है। देखिए अब यूनुस को अब अगर ऐसा लगता, मतलब तमाम चीजें अगर अब पता है कि भारत पर कितनी निर्भरता है बांग्लादेश की, तो कदम तो पहले उठा लेना चाहिए था ना सर, कि अब कट्टरपंथी इस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्बरता ना करे। अब देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब किरकिरी बांग्लादेश की हो रही है, जब दबाव बनाया गया और इसके बाद इनाम की घोषणा की गई है आरोपियों के खिलाफ, और क्या इनाम पर घोषणा करना जो स्थिति बनी हुई है 4-5 दिनों से, क्या ये हालात में सुधार पा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है सर इससे? तो मुझे लगता नहीं कि अब यूनुस सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता है कि भारत कितनी मदद पहुंचा रहा है, भारत का कितना योगदान बांग्लादेश की आजादी में रहा है। देखिए जो है बांग्लादेश, कोई जो जो बांग्लादेश के अंदर में यूनुस है वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, कोई तजर्बा तो है। और तजर्बा में पहले वो स्टूडेंट के कंट्रोल में आ गए, फिर जमाते के कंट्रोल में आ गए, और अभी तो वो जो है उनको वही स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो कि भाई आपको बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा, जो स्टूडेंट इनके फेवर में थे। तो इस तरह से वो बिल्कुल अपना एक एजेंडा चलाते रहे, खास करके अमेरिका और चीन के दबाव में आकर के। तो जो आप कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था, अगर उनको इतनी समझ होती तो ये सारी स्थिति नहीं होती। उस स्थिति में तो वो तो बस सिर्फ सत्ता में बनाना चाहते थे, और अभी भी अगर उनको सत्ता में बना रहने के लिए वायलेंस से उनका काम चलता है तो उसको भी चलाएंगे। लेकिन वहां के लोगों ने अभी उनको जो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और उनके अगेंस्ट में जब हो गया है, तो अब उनको ये लगने लगा है कि भाई अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनाम घोषित, भाई इनाम क्या, वो तो पता है कौन, वहां की पुलिस या सभी जानते हैं कि किसका ये करा धरा है या कौन कर रहा है। जमाते इस्लाम कर रहा है। वहां के जो लोगों को इन्होंने जेल से छोड़ा है, जितने भी क्रिमिनल को छोड़ा, टेररिस्ट को छोड़ा, वही तो सब कुछ कर रहे हैं जी। ये सब जानते हुए। ये तो एक कहने की बात है कि हम इनाम कर रहे हैं, ये एक हंसने वाली बात है कि भाई हम इनाम घोषित कर रहे हैं। तो ये तो एक दिखावा कहना है। इंटरनेशनल प्रेशर समझो या इंडिया का प्रेशर समझो, या उनको जो है अपने देश में थोड़ा कुछ करने के लिए सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज तो अगर गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होती है तो ऐसी स्थिति ना आए, और वो अभी उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत समझो कि अगर किसी तरह से इलेक्शन हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका भी ये कह रहा है कि जी आप जो है ना, जो आपने अवामी लीग को बैन किया है, अगर आप सबको बैन कर देंगे तो इलेक्शन ही क्या हुए। तो इस प्रकार से उनके ऊपर में अभी दबाव है, और दबाव में वो इस तरह की कर रहे हैं, और वो इलेक्शन करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो रहमान के आने से जो एक उम्मीद जगी है कि वहाँ शायद कोई पॉलिटिकल एक विचारधारा बन करके एक कोई जो स्टेबल सरकार स्थापित हो,
जी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन करोड़ी सर, अब ये जरा समझाइए, क्योंकि देखिए अगर ऐसे ही हालात बांग्लादेश में रहते हैं तो आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है आने वाले दिनों में बांग्लादेश की, और खास करके क्योंकि अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए अमेरिका के सांसदों ने ये कहा कि जो स्थिति वहां पर बनी है जल्द से जल्द उसे सुधार लाना चाहिए। तो विदेश नीति के लिहाज से क्या तस्वीर आने वाले दिनों में बांग्लादेश की हो सकती है? देखिए पुनीता, ऐसा है कि हमारी दक्षिण एशियाई तहजीब है, उसमें एक घराना संस्कृति होती है। जैसे व्यापारिक घराने हैं, संगीत के घराने हैं, उसी तरह से राजनीति के घराने भी होते हैं। जी। और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का घराना और जियाउर रहमान के घराने हैं, वो बांग्लादेश में दोनों ही प्रभावशाली हैं। तो अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं, लेकिन अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा और जमाते की हिंसा को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो चुनाव दोनों ही हालत में कोई वैधता नहीं होगी चुनाव की। तो ऐसी स्थिति में यूनुस को मैं देखूं तो एक बुद्धिजीवी के रूप में उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अलग अलग सुधारों के लिए कई आयोग बनाए। आयोगों की रिपोर्ट आने के बाद में जुलाई में एक कंसेंसस का आयोग बनाया, कंसेंसस कमीशन। उसके बेसिस पे 26 पॉइंट का एक तैयार किया चार्टर, और उस चार्टर पे 25 राजनीतिक दलों ने सहमति जता दी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन राजनीति चलाना, राजनीति की चतुराई होना बड़ा मुश्किल है। और इसी संदर्भ में मैं देखूं तो वो चीन गए तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके स्टेटमेंट दे दिया, जो उसको नहीं देना चाहिए था। अगर राजनीतिक चतुराई होती तो भारत निश्चित रूप से भारत ने इसको डिफरेंट तरीके से लिया कि बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट में अपना स्टैंड ले रहा है। इसी तरीके से उन्होंने भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री और यूनुस मिले बैंकॉक में, वहां भी कोई बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ आए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत हुई, तो निश्चित रूप से भारत बांग्लादेश ही मेन फोकस रहा होगा, और ये रहा होगा कि इस क्षेत्र में किस तरह से शांति बनाए रखी जाए। लेकिन जो दूसरी शक्तियां हैं, चीन है, अमेरिका है, रशिया है, सबका बांग्लादेश में रुचि है। रुचि इसलिए है कि बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश महत्वपूर्ण कंट्री है, भारत का पड़ोसी है, चीन से ज्यादा दूरी नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के नजदीक पड़ता है। तो हर देश यहाँ रुचि ले रहा है, तो उनकी क्या भूमिका रहती है, उनमें संतुलन बना के यूनुस कैसे चल पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उसमें मुझे लगता नहीं कि वो सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि जो भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने आधे घंटे बात की है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के अमेरिका के दूत भी हैं, तो उन्होंने बातचीत तो की है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कूटनीतिक दृष्टि से इतने मजबूत हैं कि कोई संतुलन बना के चलेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए वो बांग्लादेश के हित में है, भारत के हित में है, और बांग्लादेश की विदेश नीति के भी हित में है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जमाते इस्लामी नहीं चाहती, और वो कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप्स को भी यूज कर रही है। स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि उनका दल है वो सत्ता में नहीं आ सकता, क्योंकि उनमें इतनी राजनीतिक चतुराई नहीं है। तो अब जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं वो और जमाते इस्लामी एक तरफ हो गए, और बीएनपी एक तरफ हो गई है। और लेकिन हसीना ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, अगर शांति बनती है तो मैं मेरे देश में जाके वहां पे काम करूंगी, वहां रहूंगी, जनता की सेवा करूंगी। लेकिन वो माहौल बनता नहीं लग रहा है। तो अगर अवामी लीग के बिना चुनाव होते हैं तो चुनाव की वैधता नहीं है। अवामी को हटा के भी अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में मुझे लगता नहीं कि एकदम से किसी का बहुमत आ जाएगा, जोड़ तोड़ होगी, गठबंधन होंगे। और उसकी संभावना भी तब होगी जब चुनाव हो जाए, उससे पहले हिंसक माहौल बन जाता है। तो इसमें केवल हिंदू मुस्लिम या माइनॉरिटी और मेजोरिटी का ही नहीं है, मुस्लिम्स को भी हत्याएं हो रही हैं, जो बीएनपी के हैं या अवामी लीग के हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो जो वहाँ हिंसा का बन रहा है वो अराजक तरीके की हिंसा ज्यादा है। तो उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कम्युनल वॉयलेंस है, एक्सक्लूसिवली एक अराजकता का सा माहौल है। और सेना भी मुझे लगता नहीं कि यूनुस के बहुत कंट्रोल में है। एक तरफ इस्लाम वाले पसंद के लोग हैं सेना में, बहुत टॉप ऑफिशियल्स है, एक तरफ अभी के कमांडर है,
उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि चुनाव हो, ठीक है। प्रजातांत्रिक सरकार यानी आए। कि जिसको जो मन में आ रहा है वो वहां पर वो करता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि कानून व्यवस्था की भी धज्जियां वहां पर उड़ गई है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जेके बंसल सर और करोड़ी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।